ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिंग ग्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिंग ग्रेन, इवन पॉलिंग ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया तो कुछ बहुत लग ही किया होगा कि पॉलिंग ग्रेन जो होता है वो अपने आप में बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, और उसकी जो इनर लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटाइन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आउटर लेयर की बात करें, एक्साइन की बात करें, तो आपको पता है कि जो आउटर लेयर एक्साइन होता है उसमें स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होता है। स्पोरोपोलेनिन को क्या माना गया है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन दिस अर्थ माना गया है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से पॉलिंग ग्रेन ईजिली क्या हो सकते हैं, फॉसिलाइज्ड हो सकते हैं। पॉलिंग ग्रेन का अगर हम लोग जनरली डायमीटर देखें तो वो कितना होता है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलिंग ग्रेन दिखने में कैसी स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सबसे खास बात ये है कि जब हम इसके एग्जाइन को देखते हैं तो उसमें हमको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर नज़र आता है, एक प्रॉपर डिज़ाइन नज़र आती है। मतलब इसका जो एग्जाइन होता है वो ऑर्नामेंटेड होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाइन जो होता है वो ऑर्नामेंटेड है। तो देखिए यहाँ पर इसके एग्जाइन में क्या बनी हुई है, डिज़ाइन बनी हुई है। ये जो एग्जाइन का ऑर्नामेंटेशन होता है ये स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है, वेरी करता है। तो एग्जाइन का ऑर्नामेंटेशन स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है और स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन टूल बन सकता है। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन टूल का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिंग ग्रेन के एग्जाइन का एक ऑर्नामेंटल का जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसका जो एक फिक्स आर्किटेक्चर होता है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, हम लोग उस पॉलिंग ग्रेन की स्पीसीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका जो ऑर्नामेंटल होता है, एक्साइन का जो ऑर्नामेंटेशन होता है, एक्साइन का जो आर्किटेक्चर होता है, वो टैक्सोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट, आपको पता है अभी हम लोगों ने जब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखा था, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पोस्ट पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा था। अगर 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल होता था तो फिर 3 सेल्ड स्टेज कब आता था, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब आता था। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देखा था। तो उस समय आप लोगों ने देखा था ये जो इंटाइन है इसका कंटेंट किस फॉर्म में बाहर आता है, तो इसका कंटेंट पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, तो इसका कंटेंट अगर पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आता है तो आपको कॉमन सेंस वाली बात हो गई। इसका मतलब है कि ये जो एक्साइन की लेयर है उसे कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, उसे कैसा होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कुछ प्लेसेस पर क्या होना चाहिए, स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होना चाहिए। जब कुछ प्लेसेस पे स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होगा तभी इंटाइन का सारा कंटेंट पॉलन ट्यूब के फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को एक बात ये समझ में आती है कि एक्साइन जो अपने आप में थिक है, रिजिड है, ऑर्नामेंटल है, ठीक है, ऑर्नामेंटेड है, स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस ना होकर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होगा और उन प्लेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, तो उन प्लेसेस को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जर्म पोर का एरो दिखाएं तो ये देखिए यहाँ से जर्म पोर का एरो, तो यहाँ से ब्लू से नहीं, ये इस जगह से हम लोग को जर्म पोर का एरो देख लेना है। ठीक है, तो जहाँ पर एक्साइन में स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं है। ठीक है, फिर से ध्यान रखना, ये ब्लू वाली लाइन नहीं, ये ऑरेंज वाली लाइन। क्लियर? ठीक है, अगर इसको हम हाइड करने की कोशिश करें तो इस तरह से ये अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, तो ये वाला पॉइंट अपने आप में क्या हो गया, जर्म पोर हो गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, दूसरी बात, अगर हम एंटाइन की बात करें तो इनर जो होती है वो एंटाइन है और एंटाइन जो होती है वो थिन होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टोसेलुलोजिक है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे अभी। ठीक है, आपको पता है कि ये 2 सेल्ड स्टेज हमने बनाया है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो बड़ी सी सेल है वो कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर जो स्पिंडल शेप सेल है वो कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। ठीक है, और जनरेटिव सेल्स जो स्पिंडल शेप सेल है वो बड़ी स्फेरिकल सेल के अंदर क्या कर गया है, एंटर कर गया है। ठीक है, और जब वो एंटर कर गया है तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था ना कि जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ
वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो उस समय हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप क्यों होता है, और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या कर गया है, एंटर कर गया है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर हो गई बात। आपको पता है कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, इरेगुलर होता है, और स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी स्पिंडल शेप होता है, और खुद उसका जो सेल का भी शेप होता है वो भी कैसा होता है, स्पिंडल शेप। न्यूक्लियस का भी शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप, और उसमें क्या मौजूद होती है, वैक्यूल मौजूद होती है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग को इस तरह से पॉइंट देखें तो हम लोग आराम से एक्साइन समझ जाएंगे। हम लोग वेजिटेटिव का न्यूक्लियस समझ गए, हम लोग वेजिटेटिव सेल समझ गए, फिर उसके बाद हम लोग एंटाइन समझ गए, फिर उसके बाद हम लोग जनरेटिव सेल समझ गए जिसको स्पिंडल शेप सेल है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिंडल शेप है, और फिर हम लोग वैक्यूल के बारे में समझ गए, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है हम लोग उसके बारे में समझ गए, ठीक है। एक जनरल सा पॉइंट है कि ये पॉलिंग ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं, 20 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। आउटर लेयर एक्साइन है और इनर लेयर क्या होती है, एंटाइन। ये बात हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग एक्साइन की बात करें तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक्साइन को क्या बताया, हार्ड बताया, आउटर मोस्ट लेयर है, थिक होता है, रिजिड होता है, ऑर्नामेंटेड है। अभी आपको बताया मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी एसिड, कोई भी एंजाइम, कोई भी एल्कली उसे डिग्रेड नहीं कर सकता है। इट कैन विद स्टैंड, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में भी ये आसानी से क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। यही सारी वजह है जिसकी वजह से पॉलन ईजिली क्या होते हैं, फॉसिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड इज सो फॉर नोन, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन दे आर ईजिली फॉसिलाइज्ड। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ये ईजिली फॉसिलाइज्ड क्यों है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से, और क्योंकि स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है तो इस वजह से उनका डिके, उनका डिग्रेडेशन ईजिली नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्साइन के बारे में। अब ये जो पॉइंट है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप परेशान ना हो। तो इस वजह से एक्साइन को भी अगर हम लोग देखें तो एक्साइन को भी 2 लेयर में डिवाइड किया जा सकता है। जो इंटाइन के पास होता है, तो इंटाइन के पास वाला एक्साइन के पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड एक्साइन। अच्छा, अब आप यहीं से समझ सकते हो कि जो एक्साइन होता है, अगर ये हम इंटाइन को थोड़ा सा इस तरह से बना दे तो अब देख रहे हो कि अब आप लोग समझ सकते हो कि जो एक्साइन होता है, तो एक्साइन तो सबको पता है कि एक्साइन थिक है, रिजिड है, ऑर्नामेंटेड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही क्या है, ये एक्साइन है, ठीक है। तो ये एक्साइन है, और इसके बाद ये वाली लेयर कौन सी है, तो ये वाली लेयर कौन सी हो गई, इंटाइन हो गई, ठीक है। अब अगर इसके एक्साइन को देखें तो इसके एक्साइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टेक्साइन और एंड एक्साइन। तो एक्टेक्साइन में और एंड एक्साइन में डिवाइड किया जा सकता है। इसका जो एंड एक्साइन वाला पार्ट होता है वो किसके कॉन्टैक्ट में होता है, किसके पास होता है, तो वो इंटाइन के पास होता है, ठीक है। और इसका जो एक्टेक्साइन वाला पोर्शन होता है, तो इसके एक्टेक्साइन वाले पोर्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, टैक्टम होता है, बैकुलम होता है, और क्या होता है, फुट लेयर होता है, ठीक है। तो टैक्टम है, फिर बैकुलम है, एंड देन क्या है, फुट लेयर है। तो बस ये एक ऐसे ही जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो एक्साइन है वो थिक है, रिजिड है, ऑर्नामेंटेड है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टेक्साइन में, एंड एक्साइन में। एंड एक्साइन में ई एन डी आया है, एंडो आया है, तो इंटाइन के नज़दीक होगा। एक्टेक्साइन क्या है, आउटर होगा, और उसके 3 पार्ट होते हैं, टैक्टम होता है, बैकुलम होता है, फुट लेयर होता है। तो कभी अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिले एक्साइन के कंपोनेंट से तो आप उसको कर सकूं, ठीक है। मटेरियल ऑफ एक्साइन, कहते हैं ये जो एक्साइन का मटेरियल है, तो अब एक्साइन का मटेरियल क्या है, तो एक्साइन का मटेरियल स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन कौन करता है, तो आपको याद है स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन कौन करता था, टैपिटम करता था, ठीक है। टैपिटम ओबीज बॉडी बनाता था, और ओबीज बॉडी किससे कोट रहता था, स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। खुद पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म और टैपिटम, तो पॉलन का साइटोप्लाज्म और टैपिटम दोनों ही एक्साइन मटेरियल को क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए मटेरियल ऑफ एक्साइन कंट्रीब्यूटेड बाय, तो पॉलन साइटोप्लाज्म, पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म भी बनाएगा, और साथ ही साथ टैपिटम उसके मटेरियल को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एक्साइन के बारे में लिख रखा है कि एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। अभी आप लोगों ने इस डायग्राम को देखा कि एक्साइन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिसको जर्म पोर कहते हैं, फ्रॉम वेयर पॉलन ट्यूब कम्स आउट,
जहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो स्पोरोपोलिन का जहाँ डिपोजिशन नहीं होता है उसको जर्मपोर कहते हैं और वहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए, ठीक है। फिर अगर हम लोग एंटाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो एक्साइन के बाद हम लोग एंटाइन की बात करेंगे। तो एंटाइन कैसी होगी? तो एंटाइन थिन होगी, सॉफ्ट होगी और कैसी होगी? इलास्टिक। तो एंटाइन थिन होती है, सॉफ्ट होती है और इलास्टिक होती है। एक्साइन कैसे होता है? थिक होता है, रिजिड होता है, ऑर्नामेंटेड होता है। और एंटाइन कैसे होता है? तो एंटाइन थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, ठीक है। और किसका बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज, तो उसे हम लोग पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। एंटाइन जो होता है वो अपने आप में कैसी लेयर होती है? कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। और जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो एक तरह से एंटाइन का ही जो आउटग्रोथ है, ठीक है, एंटाइन का ही सारा कंटेंट किस फॉर्म में बाहर आता है? पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आता है। क्लियर? ठीक है। तो एंटाइन जो होता है वो थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, जिसकी वजह से हम पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। एंटाइन कम्स आउट थ्रू एनी वन ऑफ द जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जर्म पोर। एक्चुअल में जो जर्म पोर होता है ये तो आप समझ गए, जर्म पोर एक्साइन में मौजूद होगा जहाँ स्पोरोपोलिन का डेपोजिशन नहीं होगा। क्यों जर्म पोर होता है ये बात हम समझ गए, ठीक है। अगर हम लोग जर्म पोर का शेप देखें तो मान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन में जिस जगह जर्म पोर मौजूद है वहाँ से एक सेक्शन कट करें, तो वहाँ से एक सेक्शन, एक जर्म पोर का ये सेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम एक जर्म पोर का सेक्शन कट करें तो वहाँ पर हमें पोर का शेप नज़र आएगा, ठीक है। तो देखो ये सेक्शन है, ये जो गोल गोल से बने हुए हैं ना सर्कुलर, ये अपने आप में जर्म पोर से हमने एक सेक्शन कट करके यहाँ पर एक स्लाइड बना दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमने 3 तरह के बनाए हैं, तो 3 तरह से जर्म पोर का शेप बनाया है। एक में देखो कैसा बनाया है, तो एक में हमने पोर जैसा बनाया है, ठीक है। तो जब पोर जैसा जर्म पोर होता है ना, तो होल जैसा होता है, सर्कुलर होता है, पोर जैसा होता है, तो उस तरह के जर्म पोर को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर जर्म पोर कहते हैं। क्लियर? ठीक है। कभी कभी ये जो जर्म पोर होता है वो सर्कुलर ना होकर कैसा होता है? लेंस शेप होता है। तो जब लेंस शेप होता है तो उसे हम लोग कॉल्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्पस। तो जब लेंस शेप पोर होता है तो उसे हम लोग कॉल्पस कहते हैं। और कई बार हमें एक ग्रूव नज़र आती है, तो एक बड़ी सी ग्रूव नज़र आती है, तो जब ग्रूव होती है तब हम लोग उस तरह के जर्म पोर को क्या कहते हैं? जर्मिनल फरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल फरो, ठीक है। और ये जो जर्मिनल फरो है ये यूजुअली कहाँ मिलता है? मोनोकॉट में मिलता है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं सर्कुलर एंड कॉलपेट, तो सर्कुलर एंड कॉलपेट जो वर्ड का हमने इस्तेमाल किया ना, तो जब कॉल्पस टाइप के जर्म पोर होते हैं ना तो उसको हम लोग कॉलपेट कहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर एंड कॉल्पस टाइप का कहाँ मौजूद होता है? तो यूजुअली डाइकॉट में मौजूद होता है, कुछ मोनोकॉट में भी मौजूद होगा, लेकिन यूजुअली किस में मौजूद होता है? डाइकॉट में, ठीक है। फिर से देख लीजिए जर्म पोर। तो जर्म पोर जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। यदि सर्कुलर है तो उसे हम लोग सर्कुलर जर्म पोर कहते हैं, लेंस शेप होता है तो उसे हम लोग कॉल्पस कहते हैं, और यदि ग्रूव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनल फरो कहते हैं, ठीक है। ये जो सर्कुलर होता है और ये जो लेंस शेप होता है ये दोनों कहाँ पर मौजूद होते हैं? डाइकॉट में मौजूद होते हैं। और ये जो जर्मिनल फरो जिसमें ग्रूव टाइप का पोर होता है ये कहाँ मौजूद होता है? ये मोनोकॉट में मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ट्राइकॉल्पेट। एक फैक्ट है ट्राइकॉल्पेट, देखो नाम से ही क्लियर है ट्राइकॉल्पेट। तो कॉल्पेट से क्या हो जाएगा? तो कॉल्पेट्स का मतलब ये हो जाएगा कि जर्म पोर का जो शेप है वो कैसा है? कॉल्पस टाइप का है, ठीक है। और ट्राई का मतलब कितने हो गए? 3। तो 3 जो है कॉल्पस टाइप मतलब लेंस शेप के जर्म पोर है तो ट्राइकॉल्पेट। 3 कॉल्पस, कॉल्पस को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्लिट टाइप कहेंगे। तो 3 कॉल्पस को ही हम लोग स्लिट टाइप जर्म पोर्स कहेंगे। आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। तो ये जो ट्राइकॉल्पेट होता है ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में मौजूद है, ठीक है। तो डाइकॉट में कॉल्पस टाइप में भी कौन सी कंडीशन होती है? ट्राइकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट का मतलब है कितने जर्म पोर हैं? 3। अगर आपको ध्यान हो तो देखो हमने भी जो पॉलन ग्रेन का स्टार्टिंग में डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का स्टार्टिंग में डायग्राम बना भी रखा है, तो देखो 1, 2 एंड 3, तो हमने भी यूजुअली क्या बना रखा है? 3। तो सोचो अगर यहाँ पर अगर हम एक जर्म पोर का सेक्शन देखें और यहाँ पर पोर का शेप कैसा नज़र आए? लेंस शेप नज़र आए, ठीक है। तो 3 लेंस शेप जब कॉल्पस मौजूद होंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइकॉल्पेट कंडीशन कह देंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को ट्राइकॉल्पेट का मतलब समझ में आ गया। तो डाइकॉट में यूजुअली जो होता है वो कौन सी कंडीशन मौजूद है? ट्राइकॉल्पेट। 3 कॉल्पस या स्लिट टाइप जर्म पोर्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, ठीक है।
मोनोकॉलपेट कंडीशन कहाँ पर होती है? तो मोनोकॉलपेट मोनोकॉट में। अब किसी को कन्फ्यूज़न ये नहीं होना चाहिए कि अभी कॉल्पस में डाइकॉट लिखा था, यूजुअली डाइकॉट लिखा है ना। तो कॉल्पस जो होता है की जो कंडीशन है, सर्कुलर वाली जो कंडीशन है, वो यूजुअली डाइकॉट में है, कुछ मोनोकॉट में भी मौजूद हो सकती है। जो जर्मिनल फरो वाली कंडीशन थी वो यूजुअली मोनोकॉट में मौजूद है, ठीक है। तो सबसे कॉमन टाइप का कौन हो जाएगा? तो सबसे कॉमन टाइप का मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में, कुछ मोनोकॉट में, तो कॉल्पस टाइप का हो जाएगा। और जब कॉल्पस टाइप के जर्म पोर होते हैं, ठीक है, तो उनका नंबर यूजुअली कितना होता है? 3 होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकॉलपेट। और ट्राइकॉलपेट वाली कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी? डाइकॉट में। और मोनोकॉलपेट वाली कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी? मोनोकॉट में। हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मोनोकॉट में मोनो वर्ड आता है, यहाँ पर भी मोनो वर्ड आता है, मोनोकॉलपेट मोनोकॉट में मिलेगा, ठीक है। तो हम समझ गए। फिर इसके बाद अब देखो उस पॉइंट के बारे में लिख रखा है कि जो हमने आपसे कहा था ना, ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। तो एक्साइन का जो आर्किटेक्चर है, एक्साइन का जो ऑर्नामेंटेशन है, ठीक है, वो स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन टूल बन सकता है। वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज टू स्पीसीज जो ऑर्नामेंटेशन होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो एक्साइन का आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर का भी जो नंबर होता है वो भी सिग्निफिकेंट फीचर बन सकता है, किसके लिए? टैक्सोनॉमी के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन और नंबर ऑफ जर्मपोर, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फीचर होते हैं किसके? किसमें? टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है, एक्साइन का ऑर्नामेंटेशन कैसा है, और नंबर ऑफ जर्मपोर के बेसिस पर हम लोग टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिलेटेड है, कम रिलेटेड है, प्लांट के केस में, ठीक है। तो वहाँ पर रिलेटेड, अनरिलेटेड, ठीक है, को हम लोग किस बेसिस पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन 3 फीचर्स के बेसिस पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन के देखिए 2 कितने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहे हैं। मतलब अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा हटे, एक तो फॉसिलाइज्ड है, ठीक है। तो फॉसिलाइज्ड है, इजीली फॉसिलाइज्ड हो सकता है। और दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात ये है कि ये टैक्सोनॉमी का क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बायोलॉजिकल जब हम बात कर रहे थे तो हम रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट की बात कर रहे थे कि अगर हम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से हटकर हमने बोला तो जैसे टैक्सोनॉमी हो गया, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब वहाँ पर रिप्रोडक्टिव से था, ठीक है। तो अगर हम उसकी पॉलन ग्रेन के रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को हटाकर देखें तो उसका अपने आप में टैक्सोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है। क्लियर होगी बात। और रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट क्या क्या है वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है इतना लेक्चर सुनने के बाद। वो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, एंथ्रीडियम यहाँ पर क्यों नहीं बना, वाटर से इंडिपेंडेंसी कैसे आई, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको पता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन का मतलब मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट को कैरी कराना है। और अगर पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को फीमेल तक ले जा रहा है तो ऐसे केसेस में मेल गैमेट को मोटाइल होने की ज़रूरत भी नहीं है। एंजियोस्पर्म के केस में प्रॉपर जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फीमेल गैमेट तक जो मेल गैमेट है वो कैसे पहुँच जाएगा? पॉलन ग्रेन के थ्रू पहले फीमेल पार्ट तक पहुँच जाएगा, फिर पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट सीधे फीमेल गैमेट के पास पहुँच जाएगा। तो मेल गैमेट को मोटाइल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है उसे वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ पॉलन ग्रेन है वहाँ वहाँ वाटर इंडिपेंडेंसी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो कुछ याद करने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले कैलोट्रोपिस एस्क्लेपायडेसी फैमिली। तो कैलोट्रोपिस जिसको हम लोग नॉर्मली मिल्क वीट कहते हैं, एस्क्लेपायडेसी का मेंबर होता है। और ऑर्किडेसी फैमिली, इन दोनों फैमिली के केस में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन एक दूसरे से स्टिक रहते हैं तो फिर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग पॉलिनियम कहते हैं, या फिर उसे हम लोग कंपाउंड पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से स्टिक ही रह जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनियम कहते हैं। अब जहाँ पर भी पॉलिनियम है वहाँ सोचने वाली क्या बात है? अभी हम इसका डायग्राम दिखाएंगे आपको। जैसे पहले ही आप देखो, ये है, ये अपने आप में एंथर लोब हो गया, और उसके अंदर ये जितने भी पॉलन ग्रेन है ये सब एक दूसरे से क्या है? स्टिक है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन चलने लगी होगी, पॉलिनियम क्या होता है? तो पॉलिनियम का मतलब है कि एक ऐसा सैक जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं और सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो जब सब एक दूसरे से स्टिक टुगेदर हैं, ठीक है, तो फिर जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन में सीधे ट्रांसफ़र किसका होगा? पॉलिनियम का ट्रांसफ़र होगा, सीधे कंपाउंड पॉलन ग्रेन का
ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अगर आप मार्फोलॉजी में जो हम आपको कंपाउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे उसको लाकर यहाँ पर फिट करो तो बहुत आसानी से फिट होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है यहाँ पर आपके लिए पॉइंट इंटरेस्टिंग कैसे हुआ। देखो जहाँ पर भी पॉलिंग ग्रेन नॉर्मली क्या होता है, पॉलिनियम जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, जैसे ही मेच्योरिटी आएगी एंथर फटेगा, डेhiscence हो जाएगा, सारे पॉलिंग ग्रेन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि क्या है कि जब पॉलिंग ग्रेन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एंथर का डेhiscence हो जाएगा, पॉलिंग ग्रेन का क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में ये होता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो किसका होता है, पॉलिंग ग्रेन का। तो पॉलिंग ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। लेकिन जहाँ पर पॉलिंग ग्रेन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाया तो वहाँ पर जब पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र होगा, मानो इंसेक्ट के थ्रू, मानो बी के थ्रू जो ट्रांसफ़र होगा वो एक पॉलिंग ग्रेन नहीं, वो कई सारे पॉलिंग ग्रेन जुड़े रहेंगे और कई सारे पॉलिंग ग्रेन एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका मतलब है सीधे ट्रांसफ़र किसका होगा, पॉलिनियम का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग देखें ये कहाँ पर मिलेगा, ये कैलोट्रोपिस में मिलता है, ठीक है। एस्क्लेपियाडेसी का मेंबर होता है, साथ ही साथ ऑर्किडेसी फैमिली में होता है। तो वहाँ पर जो बी होती है वो सीधे पॉलिनियम को ट्रांसफ़र करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ये बात आपको क्लियर हो गई। और पॉलिनियम का मतलब क्या है, जब पॉलिंग ग्रेन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्टिक्ड पॉलिंग ग्रेन मौजूद है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि जब हम लोग अभी कैलोट्रोपिस में देखेंगे ना पॉलिनियम की स्ट्रक्चर को, तो कैलोट्रोपिस में पॉलिनियम की स्ट्रक्चर में कुछ और एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और उन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर ऑपरेटस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलिनियम जो होता है वो ट्रांसलेटर ऑपरेटस का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि कैलोट्रोपिस में आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी, ठीक है। और कैलोट्रोपिस में ये एक ऐसी स्ट्रक्चर आएगी जिसमें से ये क्या हो गया, ये तो पॉलिनिया हो गया, ठीक है, ये पॉलिनिया हो गया। और फिर उसके बाद ये क्या है, तो इसके बाद ये जो स्टॉक है ये एक एडहेसिव पैड है, ठीक है। एडहेसिव पैड का मतलब है कि इंसेक्ट के लेग से ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये बाइलोब्ड स्टिकी, तो ये बाइलोब्ड स्टिकी या बाइलोब्ड एडहेसिव पैड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पस्कुलम कहते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट के लेग में यही अटैच हो जाएगा और इंसेक्ट जब जाएगा तो पूरी की पूरी ये स्ट्रक्चर ही जा रही होती है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रांसलेटर ऑपरेटस। तो ये ट्रांसलेटर ऑफ ऑपरेटस ऑफ कैलोट्रोपिस है। और इसी ट्रांसलेटर ऑपरेटस का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, पॉलिनियम है, ठीक है। कई सारी किताबों में ये लिखा रहता है कि पॉलिनिया ही क्या है, ट्रांसलेटर ऑपरेटस है। तो पॉलिनिया ट्रांसलेटर ऑपरेटस नहीं है, पॉलिनिया जो है वो ट्रांसलेटर ऑपरेटस का क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये देखिए ये ए पेयर ऑफ पॉलिनिया है और इसमें कई सारे पॉलिंग ग्रेन एक दूसरे से क्या है, स्टिक्ड है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये कॉर्डिकल हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेटिनाकुलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेटिनाकुलम हो गया, ये कॉर्डिकल हो गया। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये है ना कि जब ट्रांसलेटर ऑपरेटस आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ट्रांसलेटर ऑपरेटस हम आपको बता रहे हैं, कई जगह लिखा होता है कि पॉलिनिया ही ट्रांसलेटर ऑपरेटस है ना, तो ये एक क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। इवन पॉलिनिया जो है वो ट्रांसलेटर ऑपरेटस का पार्ट है। क्वेश्चन ये कि आपको ट्रांसलेटर ऑपरेटस क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट होता है ना वो सिर्फ पॉलिनियम को ही नहीं लिए जा रहा है, इंसेक्ट पूरी इस स्ट्रक्चर को लिए जाता है। तो इंसेक्ट अगर पूरी इस स्ट्रक्चर को लेकर ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो इस अभी तक जानते हो क्या है, जहाँ पर नॉर्मल पॉलिंग ग्रेन होता है वहाँ पर इंसेक्ट के लेग से सीधे कौन अटैच हो जाता है, पॉलिंग ग्रेन अटैच हो जाता है, तो पॉलिंग ग्रेन का ट्रांसफर होता है। इस केस में सीधे ट्रांसलेटर ऑपरेटस का ही ट्रांसफर होता है और उसी ट्रांसलेटर ऑपरेटस में क्या मौजूद होते हैं, ए पेयर ऑफ पॉलिनिया, ठीक है। अगर उसके हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो ए पेयर ऑफ पॉलिनिया होते हैं और ये एडेसिव पैड होता है, ठीक है, बाइलोब्ड एडेसिव पैड है जिसको हम लोग कार्पस्कुलम कहते हैं। और इस कार्पस्कुलम और पॉलिनियम से जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेटिनाकुलम एंड कॉर्डिकल। रेटिनाकुलम एंड कॉर्डिकल को मिलाकर ट्रांसलेटर आर्म कहते हैं। तो इस तरह से ट्रांसलेटर आर्म, कार्पस्कुलम, अ पेयर ऑफ पॉलिनिया, ये सब मिलाकर क्या होता है, तो ये सब मिलाकर ट्रांसलेटर ऑपरेटस होता है, ठीक है। आपको एक एडिशनल पॉइंट और बता देते हैं, वो सिर्फ आप सुन लेना है ना, कभी अगर क्वेश्चन मिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाइनोस्टीजियम, ठीक है। तो आपको पता है कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टीजियम वाली कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पर इसी में क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो जैसे यहाँ पर स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। तो इसका जो है
इसका जो स्टिग्मा होता है वो इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ क्या होता है, फ्यूज़ होता है। तो जब स्टिग्मा एंथर के साथ फ्यूज़ होता है ना, तो स्टिग्मा जब एंथर के साथ या स्टेमेन के साथ फ्यूज़ होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं गाइनोस्टीजियम। और गाइनोस्टीजियम जैसी कंडीशन भी कहाँ मौजूद होती है, तो वो भी मौजूद होती है कहाँ पर, कैलोट्रोपिस में, ठीक है। और गाइनोस्टीजियम जैसी कंडीशन आपको में जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो भी आपको कहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा, तो स्टिग्मा वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट आप अभी इससे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब रिलेट मत करना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स को अलग रखना, गाइनोस्टीजियम को अलग रखना। गाइनोस्टीजियम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ एंथर स्टिग्मा के साथ फ्यूज़ होता है, वो एक अलग बात हो गई। और ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स जो कि आपकी कैलोट्रोपिस में मौजूद है, उस ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, अ पेयर ऑफ पोलिनिया। और बी के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन ट्रांसफ़र होता है, ए पेयर ऑफ पोलिनिया ट्रांसफ़र होता है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ पर हाँ कुछ पॉइंट यहाँ पर हमको पढ़ने थे ना, तो कैलोट्रोपिस, some important कैलोट्रोपिस, Asclepiadaceae family and Orchidaceae family, pollen grains are joined together to form pollinium, clear, ठीक है। pollinium of कैलोट्रोपिस is constituent of translator operators, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अच्छे से हमने उसको क्या कर दिया, बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और कंडीशंस, ठीक है। एक टर्म है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी का नाम से क्या है, नाम से ही सारी बात क्लियर है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि एक मियोसिस से कितने स्पोर्स बनते हैं, 4 स्पोर बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए एक पॉलन मदर सेल में एक मियोसिस हो और 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर बन जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी कहते हैं। तो पॉलीस्पोरी के केस में क्या होता है कि एक ही टेट्राड में 4 से ज़्यादा पॉलन ग्रेन होते हैं, तो मोर देन 4 पॉलन ग्रेन। देखो पॉलीस्पोरी का मतलब कई सारे स्पोर बने, ठीक है। तो एक पॉलन मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर ना बन के 4 से ज़्यादा बने, तो जो टेट्राड बनेगा उसमें 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर होंगे। जब वो पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे तो उस टेट्राड में 4 से ज़्यादा पॉलन ग्रेन मौजूद होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी। ये वाली कंडीशन कहाँ पर मौजूद होती है, कस्कुटा में, ठीक है। तो मोर देन 4 पॉलन ग्रेन्स इन अ टेट्राड, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीस्पोरी। फिर बात करते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। अभी हमने आपको बताया जब पॉलन ग्रेन एक दूसरे से स्टिक होते हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। तो फिर से कंपाउंड पॉलन ग्रेन, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन जो है वो आपका सिर्फ एस्क्लेपियाडेसी ऑर्किडेसी में ही ऑब्जर्व हुआ है। कंपाउंड पॉलन ग्रेन और भी जगह मिलते हैं, ठीक है। एस्क्लेपियाडेसी या ऑर्किडेसी, एस्क्लेपियाडेसी की बात आपको अलग से इस वजह से पढ़ाई जाती है क्योंकि वहाँ पर जो कंपाउंड पॉलन ग्रेन मतलब जो पॉलिनियम है वो खुद किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स, ठीक है। वहाँ पर ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने कंपाउंड पॉलन ग्रेन को अलग से बता रखा है, तो वो तो आप समझ गए। तो कंपाउंड पॉलन ग्रेन जैसे ड्रोसेरा में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर माइक्रोस्पोर सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो फिर पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन में डेवलप होगा, फिर पॉलन ग्रेन भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ईच अदर फॉर्मिंग कंपाउंड पॉलन ग्रेन, और इस तरह से जब माइक्रोस्पोर सेपरेट नहीं हो पाएंगे, पॉलन ग्रेन सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो पॉलन ग्रेन एक दूसरे से जुड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो उस केस में जो पॉलिनेशन होगा, ठीक है, वहाँ पर एक तरह से सेपरेट पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन नहीं होगा, वहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा तो वो पूरे के पूरे पॉलन टेट्राड का ही क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको कहाँ मिलती है, ड्रोसेरा में भी मिलती है। ऐसी कंडीशन आपको मिमोसा में भी मिलती है, ठीक है। मिमोसॉइडी फैमिली के बारे में आपने सुना होगा, मिमोसॉइडी, ठीक है। मिमोसा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन मिमोसा में मिलती है। और मिमोसा के केस में ये देखा गया है कि एक ही क्या कहते हैं, पॉलिनियम में 64 to 68 पॉलन ग्रेन एक दूसरे से क्या रहते हैं, स्टिक रहते हैं। तो 64 to 68 पॉलन ग्रेन एक दूसरे से स्टिक रहते हैं, किस केस में, मिमोसा के केस में, मिमोसेसी फैमिली में, और उसे कहते हैं मैसोली, ठीक है। तो मिमोसा से आप मैसोली ध्यान रख सकते हो। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ देते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन ये तो हो गया, ड्रोसेरा में होता है। कंपाउंड पॉलन ग्रेन ऑफ मिमोसा, मिमोसेसी contains 64 to 68 pollen grains stick together form small unit called mesoli, और वो स्मॉल यूनिट बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैसोली कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो मैसोली कहाँ पर है, मिमोसा में है, ठीक है। नॉर्मली कंपाउंड पॉलन ग्रेन मतलब पॉलिनियम कहाँ है, तो
पॉलिनियम तो आप हर जगह कह सकते हो। पॉलिनियम का एग्जांपल आपका ऑर्किडेसी भी हो जाएगा, एस्क्लेपियाडेसी भी हो जाएगा, मिमोसेसी भी हो जाएगा, ड्रोसेरा भी हो जाएगा, ये सब कंपाउंड पॉलिन ग्रेन, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स की जब बात करें तो वे स्पेसिफिकली हम लोग कैलोट्रोपिस करेंगे, जब वो मैसोली की बात करेगा तो हम लोग स्पेसिफिकली क्या करेंगे, मिमोसा करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स फाइल है जो तो आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग सिप्रेसी की बात करते हैं। सिप्रेसी के केस में क्या होता है, देखो एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन बनते हैं, 4 बनते हैं, लेकिन सिप्रेसी के केस में क्या होता है कि एक पॉलन मदर सेल से सिर्फ एक ही बनता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे फीमेल का केस हम लोग पढ़ेंगे, तो जब हम लोग फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में 4 मेगा स्पोर बनेंगे, 3 डिजेनरेट होंगे, 1 फंक्शनल मेगा स्पोर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा केस हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो ऐसा केस हम लोग पढ़ेंगे फीमेल के केस में, मेगा स्पोरोजेनेसिस के केस में, ठीक है। तो उसी के जैसा कुछ सिप्रेसी में होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे, ठीक है। तो सिप्रेसी में क्या होता है कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, 1 फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो 1 फंक्शनल रहेगा तो एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो एक पॉलन मदर सेल से एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, जबकि नॉर्मल कंडीशन क्या है, एक पॉलन मदर सेल से 4 बनने चाहिए, ठीक है। तो सिप्रेसी में ओनली 1 पॉलन ग्रेन फॉर्म्ड फ्रॉम 1 पीएमसी पॉलन मदर सेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने कई बार सुना होगा कि पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन एलर्जेंस होते हैं, आप लोग जूलॉजी में एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें आप लोगों को एलर्जेंस पढ़ाया जाता है। वो सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन भी एलर्जी कॉज कराता है, और अगर पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज कराता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलर्जेंस। क्योंकि पॉलन ग्रेन किस में रहता है, किस मीडियम में रहता है, एयर में रहता है, तो पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं एरो एलर्जेंस। तो पॉलन ग्रेन खुद में क्या होता है, एरो एलर्जेंस। पॉलन ग्रेन्स इन एयर कॉजेस एलर्जी, एयर में जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या कॉज कराता है, एलर्जी कॉज कराता है, इस वजह से हम उसे एरो एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, पार्थीनियम को ही कैरेट ग्रॉस कहते हैं या कांग्रेस ग्रॉस कहते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे चिनोपोडियम होता है, सॉर्गम होता है, एमेरेंथस होता है, ठीक है। अब ये कितने आसान से नाम होते हैं, जानते हो कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। होम्योपैथिक में अगर आप चले जाओ तो चिनोपोडियम्स का एक्सट्रैक्ट क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लीवर के लिए, लीवर डिसीज़ेस के लिए, फैटी लीवर वाली कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं, लेकिन इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या कॉज कराते हैं, एलर्जी कॉज कराते हैं। तो जैसे कहते हैं ना हम लोग, हर बात का कोई ना कोई अपने आप में एक यूज़फुल एस्पेक्ट भी होता है, एक हार्मफुल एस्पेक्ट भी है, तो ठीक वही बात है। तो एरो एलर्जेंस तो आपके सिलेबस में जानते हो, आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने किसकी बात कर रखी है, पार्थिनियम या कैरेट ग्रास की बात कर रखी है। क्लियर हो गई बात है। एक फीवर है उसका नाम है हे फीवर। तो हे फीवर किसके पॉलन ग्रेन से कॉज होता है, एम्ब्रोसिया। तो आपको याद रखना होगा कि एम्ब्रोसिया के पॉलन ग्रेन से क्या कॉज होता है, हे फीवर। तो ठीक है, क्लियर हो गया ना। एरो एलर्जेंस, पॉलन ग्रेन इन एयर कॉजेज एलर्जी। कौन किसके किसके पॉलन ग्रेन, पार्थिनियम जिसको कैरेट ग्रास, जिसको कांग्रेस ग्रास कहेंगे, एंड और दूसरे कौन कौन से होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन एलर्जेंस की तरह काम कर सकते हैं, चिनोपोडियम होगा, सॉर्गम होगा, एमेरेंथस होगा। हे फीवर, तो हे फीवर किससे कॉज होता है, तो पॉलन ग्रेन ऑफ एम्ब्रोसिया। तो एम्ब्रोसिया के पॉलन ग्रेन से क्या कॉज होता है, हे फीवर। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब पार्थिनियम के बारे में आपकी एनसीईआरटी ने कुछ लिख रखा है, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है ना, ताकि आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइन भी क्या हो जाए, इंक्लूडेड हो जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि अभी एनसीईआरटी पढ़ना है। हम आपको जो पढ़ा देंगे तो आप ये समझना कि एनसीईआरटी की हम सारी लाइनों को क्या कर देंगे, कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी ने ये लिख रखा है कि कई बार क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेज होता है वो सीवियर एलर्जी कॉज करता है, ठीक है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करता है। आप लोगों ने ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई इन सब के बारे में पढ़ा है ना। मतलब जैसे ही अगर हम लोग बात करें ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, इसका मतलब है कि ब्रोंकाई वाले रीजन में क्या कॉज करेगा, एफ्लिक्शन, मतलब एक तरह का इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ठीक है। तो अगर ये किसी भी तरह से ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज कर रहा है तो इसका मतलब सीधा हम लोगों के दिमाग में क्या रिलेट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिसीज़, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो एक तरह से पॉलन ग्रेन जो एलर्जेंस होते हैं वो सीधे क्या कॉज करेगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। और धीरे धीरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, है ना। अब पॉलन ग्रेन से एलर्जी धीरे धीरे स्लोली जो होती है, पहले तो क्या होगी, पहले कॉमन एलर्जी होगी, फिर अगर वही एलर्जी
कॉन्टिन्यूस रही, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में पर्सन कॉन्टिन्यूस रहा, तो वो धीरे धीरे सीवियर एलर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज हो जाएगा, और धीरे धीरे वही बन जाता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक का तो मतलब आप समझते हो ना, धीरे धीरे अगर कोई डिसऑर्डर डिसीज डेवलप होता है तो वो धीरे धीरे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, क्लियर हो गई बात। तो पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज सीवियर एलर्जीज, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन ऑफन लीडिंग टू, ठीक है, धीरे धीरे क्या बढ़ता चला जाता है पेशेंट क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ। और वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन है, जैसे अस्थमा हो सकता है या ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ऐसा किससे हो सकता है, पॉलन ग्रेन से हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन का अच्छा खासा ह्यूमन के केस में हार्मफुल एस्पेक्ट है, ठीक है। पार्थीनियम, इन्होंने पार्थीनियम के बारे में ये बात लिख रखी है कि पार्थीनियम इंडिया में आया, ठीक है। इंडिया में क्या किया गया था, व्हीट को, तो व्हीट को क्या किया गया, व्हीट को इंपोर्ट किया गया। जब व्हीट को इंडिया में इंपोर्ट किया गया तो जैसे गेहूं को इंपोर्ट किया जा रहा है, तो गेहूं के साथ साथ कुछ वीड भी आ गए, ठीक है। और उसी वीड में एक वीड कौन था, पार्थीनियम, ठीक है। और जब हम लोगों ने इंडिया में व्हीट को क्या किया, प्लांट किया, तो उसी के साथ साथ पार्थीनियम भी प्लांट हो गया, पार्थीनियम ग्रो कर गया, और उसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी से चारों तरफ क्या हो गए, तो जिस जोन में, जिस एरिया में उसे इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो चारों तरफ स्प्रेड हो गए, और चारों तरफ स्प्रेड हो गए, उसको एनसीईआरटी ने लिखा है यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस हो गया, ठीक है, चारों तरफ स्प्रेड हो गया। और आपको पता है वो तो एरो एलर्जेंस है ना, एलर्जी कॉज करा सकता है, तो एलर्जी कॉज करा सकता है, तो उसने क्या कॉज करा दिया, वहाँ के आसपास के लोगों में अच्छी खासी क्या कॉज करा दी, एलर्जी। तो वही उन्होंने लिखा है, पार्थीनियम केम टू इंडिया as contaminant with imported wheat has become ubiquitous, तो यूबिक्यूटस इन अकरेंस हो गया, बड़ी तेजी से स्प्रेड हो गया, एंड कॉजेस, और उसने क्या कॉज कराया, पॉलन एलर्जी कॉज कराया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्ट कि लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन कौन होता है, स्मॉलेस्ट कौन होता है, लॉन्गेस्ट कौन होता है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे। हम लॉन्गेस्ट के बारे में इस वजह से बात करेंगे क्योंकि अभी जब आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ोगे पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में जब आप एपीहाइड्रोफिली पढ़ोगे, हाइपोहाइड्रोफिली कहाँ होता है, पानी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी एनसीईआरटी ने जोस्टेरा का केस बताया है, ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली पानी के अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने जोस्टेरा बताया। तो उस जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है वहाँ पर उन्होंने लिखा है रिबन शेप होता है ना। तो उस जोस्टेरा का पॉलन ग्रेन आप ध्यान रखना कि अपने आप में क्या है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, अच्छा आपको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क तो समझ में आता है। लॉन्गेस्ट जो होता है वो लेंथ को रेफरेंस बना के कहा जाता है, और लार्जेस्ट का मतलब है जहाँ पर रेफरेंस लेंथ भी हो और जहाँ पर रेफरेंस विड्थ भी हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन कौन हो जाएगा, मिराबिलस हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, मायोसोटिस हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कौन रहेगा, जोस्टेरा है। तो ठीक है, इसको आप ऐसे ही ध्यान रख लेना। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना, आपने वो पॉलन ट्यूब के बारे में पढ़ा था, तो आपने लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब पढ़ा था, तब आपने लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब मेज में पढ़ा था, जिया मेज में पढ़ा था, ठीक है। तो वो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब था और ये पॉलन ग्रेन है, और आपको पॉलन ट्यूब और पॉलन ग्रेन में तो मतलब फ़र्क समझ में आता है ना। तो पॉलन ग्रेन ही अपने आप में क्या हो, लॉन्गेस्ट हो, और फिर उससे जो पॉलन ट्यूब बने वो एक अलग बात होती है, ठीक है। तो जिया मेज के केस में क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब होती है वो अपने आप में क्या है, लॉन्गेस्ट है, और जोस्टेरा के केस में जो पॉलन ग्रेन ही होता है वो अपने आप में क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। क्लियर है। बाकी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट की बात करेंगे तो मिराबिलस एंड मायोसोटिस, ठीक है। एक ये काफ़ी पहले पूछा गया है, अब तो ये लोग नहीं पूछते हैं ना, तो आप लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो आपको मिलेगा। तो पहले ये काफ़ी पूछा जाता था, नेमेक फिनोमेना, ठीक है। तो नेमेक फिनोमेना को नेमेक ने ऑब्जर्व किया था, इस वजह से इस फिनोमेना को नेमेक बोला गया। दरअसल आप लोगों को कुछ बहुत आइडिया होगा कि एंजियोस्पर्म के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है उसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। वो कैसी स्ट्रक्चर होता है, वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको याद है ना कुछ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, नहीं भी ध्यान है तो हम लोग अभी आगे इस चैप्टर में एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो वो जो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर का जो एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, उसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हो। तो पॉलन ग्रेन कभी कभी उसी के जैसा बनता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो आपने देखा कि पॉलन ग्रेन में कितनी कंडीशन होती है, तो पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैच्योर पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जैसे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड हो जाए, तो उस तरह के पॉलन ग्रेन को नेमेक ने ऑब्जर्व किया था, और
इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, नेमिक फिनोमेना कहते हैं। तो कभी भी अगर पॉलिन ग्रेन एम्ब्रियो सैक जैसी स्ट्रक्चर को बनाता है, अगर पॉलिन ग्रेन जो होता है वो एम्ब्रियो सैक लाइक होता है, और कौन से एम्ब्रियो सैक लाइक, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल लाइक होता है, ठीक है, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, नेमिक फिनोमेना। और ऐसा कहाँ ऑब्जर्व हुआ, ऐसा ऑब्जर्व हुआ हायसिंथस में। तो हायसिंथस में ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, तो नेमिक फिनोमेना। तो when 8 nucleated embryo sac type pollen grain is formed, when 8 nucleated आप 7 celled भी लिख सकते हो, when 8 nucleated 7 celled embryo sac type pollen grain is formed in हायसिंथस। तो इन हायसिंथस में ये ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो इसको किसने ऑब्जर्व किया था, नेमेक ने। और उस फिनोमेना को, मतलब इस तरह के पॉलिन ग्रेन बनने वाले फिनोमेना को, एम्ब्रियो सैक टाइप पॉलिन ग्रेन बनने वाले फिनोमेना को क्या कहा जाता है, नेमेक फिनोमेना कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने पॉलिन ग्रेन का हार्मफुल एस्पेक्ट देखा, ठीक है। अब हम लोग पॉलिन ग्रेन का यूज़फुल एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन का यूज़फुल एस्पेक्ट कैसे है, मतलब ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूज़फुल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो एक अलग बात है, वो तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर ही रखे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने उसका हार्मफुल एस्पेक्ट देखा तो हम लोगों ने देखा कि उसने एलर्जी कॉज करा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पॉलिन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिएंट से भी एनरिच होता है, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट एनरिच होने की वजह से, ठीक है, न्यूट्रिएंट एनरिच होने की वजह से पॉलन का आज की डेट में कंजप्शन किया जाता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का कंजप्शन किया जाता है। और आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो टैबलेट और सिरप्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल भी है, ठीक है। और ऐसा ये ऑब्ज़र्व किया गया है, ऐसी एनालिसिस की गई है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, कि जो एथलीट्स होते हैं और जो रेस हॉर्स होते हैं, अगर वो पॉलन कंजप्शन करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ता हुआ देखा गया है, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है, वो एलर्जेंस की तरह काम करेगा। और उसका यूज़फुल एस्पेक्ट क्या है, तो वो न्यूट्रिएंट से एनरिच होता है, ठीक है। तो वही बात लिखी है कि पॉलिन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट आल्सो, ठीक है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स बनकर आएगा, तो आपको समझना होगा। पॉलिन टैबलेट्स यूज्ड एज, पॉलिन टैबलेट का किसकी तरह इस्तेमाल हो सकता है, फूड सप्लीमेंट। तो ध्यान रखना कि हाँ ये बात सही है। इन वेस्टर्न कंट्रीज pollen grains are available in the form of pollen tablet and syrups। तो वो टैबलेट और सिरप के फॉर्म में वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत ज़्यादा क्या है, उसका कॉमर्शियल मतलब एक्सप्लोरेशन भी है, कॉमर्शियली वो एक्सप्लोर भी किया जा रहा है। pollen consumption has been claimed to increase परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। ये सब आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स है ना। तो ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, क्लेम किया गया है कि पॉलन कंजप्शन जो है वो एथलीट और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं पॉलन वायबिलिटी की, ठीक है। पॉलन वायबिलिटी क्या है, तो पॉलन वायबिलिटी का मतलब है वो पीरियड जिस ड्यूरेशन में पॉलन ग्रेन क्या रहता है, वायबल रहता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन वायबल रहने का मतलब है कि उसके अंदर जो सेलें मौजूद है उनकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सेल मौजूद है वो क्या है, लिविंग है। तो जितने पीरियड तक पॉलन वायबल रहता है उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज नोन एज पॉलन वायबिलिटी। और ये जो पॉलन वायबिलिटी है ये हाईली क्या होता है, वेरिएबल होता है। हाईली वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, फैमिली टू फैमिली ये क्या करता है, वेरी करता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे तो कुछ एग्जांपल देखेंगे व्हीट एंड राइस। तो व्हीट एंड राइस के केस में ये देखा गया है कि पॉलन रिलीज होने के बाद आधे घंटे तक ही 30 मिनट्स तक ही पॉलन क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो पॉलन रिमेन वायबल फॉर ओनली 30 मिनट्स या अप टू 30 मिनट्स आफ्टर रिलीज। अगर हम लोग सोलेनेसी फैमिली की बात करें, फेबेसी फैमिली की बात करें, रोसेसी फैमिली की बात करें, तो वहाँ पर ये देखा गया है कि पॉलन जो है कुछ महीनों तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो उस केस में पॉलन रिमेन वायबल फॉर मंथ्स इन केस ऑफ सोलेनेसी, फेबेसी एंड रोसेसी। क्लियर होगी बात, ठीक है। कहते हैं जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है तो वो हर बात जेनेटिक फैक्टर पर तो डिपेंड करेगी। तो पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो भी उसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर, जेनेटिक
मतलब फैक्टर पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा, और इन्वायरमेंटल फैक्टर में कहते हैं कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। तो उस समय आसपास जो भी प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड मॉइस्चर है उस पर पॉलन की वायबिलिटी क्या होती है, डिपेंड करती है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। कहते हैं पॉलन ग्रेन को एक लंबे समय तक के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन से भी क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम चीज़ों को स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से हम लोग पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आपने सुना होगा सीड बैंक, आपने सुना होगा ना। तो जैसे हम लोग सीड बैंक को क्या में सीड को क्या करते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह से पॉलन ग्रेन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो क्या होगा फिर अगर उसको हम लोगों ने इस तरह से स्टोर कर लिया तो पॉलन अपनी वायबिलिटी को नहीं खोएगा, और जब पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी को नहीं खोएगा तो फिर आपको पता है ना ब्रीडिंग प्रोग्राम, जब हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना होता है, मेल पेरेंट को सेलेक्ट करना होता है, फीमेल पेरेंट को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और फिर जो मेल पेरेंट के पॉलन ग्रेन को लेकर फीमेल की स्टिग्मा को क्या कराना होता है, पॉलिनेट कराना होता है। क्लियर। तो आपको पता है कि जब मान लेते हैं कि हमने पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया, उस समय फीमेल पेरेंट की स्टिग्मा क्या नहीं हो पाई है, रिसेप्टिव नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं होता है, आपने सुना है ना प्रोटैंड्रस कंडीशन, प्रोटोगाइनस कंडीशन, कभी एंड्रोसियम पहले डेवलप होगा, कभी गाइनीसियम पहले डेवलप होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं एंथर डेवलप हो गया है, एंथर मेच्योर हो गया है मेल पेरेंट का, लेकिन जो सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट है वहाँ पर उसकी स्टिग्मा अभी भी रिसेप्टिव नहीं है, वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिर अब करें क्या, हमको इसके पॉलन ग्रेन से इसी की स्टिग्मा को पॉलिनेट कराना है, ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर नहीं सकता है। तो ऐसे केस में हम पॉलन बैंक में इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर जब इसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, तो इसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो फिर हम पॉलन ग्रेन को लेकर इसे क्या करा देते हैं, पॉलिनेट करा देते हैं। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि वो फ्लावर खुला रहेगा, कैसे पता लगेगा स्टिग्मा कब रिसेप्टिव हो, किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन से ना पॉलिनेट हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बटर पेपर वगैरह से उसकी स्टिग्मा को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो वो एक्सपेरिमेंटल है, वो ऑब्जर्वेशन रहता है कि कितने दिनों में हो जाता है, और उसकी स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाएगी तो वो बटर पेपर को हटाकर, ठीक है, बटर पेपर से कवर करने को हम लोग बैगिंग कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिर बटर पेपर से कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही इसकी स्टिग्मा क्या हो जाएगी, रिसेप्टिव हो जाएगी, तो फिर हम लोग उस बैग को हटा देंगे, पॉलिनेट करा देंगे, फिर से रीबैग करा देते हैं, ठीक है। तो बैगिंग, रीबैगिंग, इमैस्कुलेशन, इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इससे बस हम आपको ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का जो स्टोरेज हम लोग करते हैं वो किस बात के लिए यूज़फुल होता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलन वायबिलिटी, पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल, ठीक है। तो उसको हम लोग पॉलन वायबिलिटी कहते हैं, और ये पीरियड जो होता है इज़ हाईली वेरिएबल, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, किस बात पर डिपेंड करता है, प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन सम केसेस सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस पॉलन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, ठीक है। तो पॉलन जो होता है कुछ केसेस में, जैसे व्हीट के केस में, राइस के केस में, पॉलन अपनी वायबिलिटी को 30 मिनट के अंदर ही खो देता है ऑफ देयर रिलीज या आफ्टर देयर रिलीज, ठीक है। अपने रिलीज होने के 30 मिनट में ही अपनी वायबिलिटी को क्या करेगा, खो देगा, ठीक है। फिर हमने कहा कुछ में महीनों तक रहती है, रोसेसी में, फेबेसी में एंड सोलेनेसी। मेंटेन वायबिलिटी, तो वो वायबिलिटी को मेंटेन करता है कई महीनों तक, फॉर मंथ्स, ठीक है। इट्स पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, हम लोग कई सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉलन बैंक, कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, पॉलन बैंक में, ठीक वैसे जैसे कि सिमिलर टू सीड बैंक। इसका क्या फ़ायदा है, सच स्टोर्ड पॉलन इज़ यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अभी हमने आपको बताया कि इस तरह के स्टोर्ड पॉलन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस तरह से
ये टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। जल्दी जल्दी से आप रिकॉल करो, क्या आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टमेन की स्ट्रक्चर याद आ रही है, क्या आपको उसमें एंथर याद आ रहा है, क्या आपको उसमें फिलामेंट याद आ रहा है, प्रॉक्सिमल याद आ रहा होगा, आपको डिस्टल याद आ रहा होगा। ठीक है, और आपको बाइलोब स्ट्रक्चर याद आ रही होगी, ईच लोब इज डाइथिकस वाला पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर हम लोग ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग देखें तो लोब को ही क्या माना जाता था, थीका माना जाता था। आपको टेट्रास्पोरेंजिएट ध्यान आ रहा होगा, आपको स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर याद आ रही होगी, एपिडर्मिस याद आ रहा होगा, एंडोथीसियम याद आ रहा होगा, मिडिल लेयर, एक से ज़्यादा लेयर होती थी, फिर आपको टैप्टम याद आ रहा होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू याद आ रहा होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू से की बात कर ले, चाहे एपिडर्मिस की बात कर ले, चाहे एंडोथीसियम की बात कर ले, हर सेल कैसी होगी, 2n, क्योंकि वो किसका पार्ट होता है, स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। क्लियर होगी बात। ठीक है, फिर अगर हम लोग टैप्टम की बात करें तो टैप्टम इनिशियली तो डिप्लॉयड होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, पॉलीप्लॉयड हो जाता है। एंडोमाइटोसिस के कारण ऐसा होता है, उसमें पॉलीटेनी भी ऑब्जर्व होती है। पॉलीटेनी का मतलब आपको पता है, एंडोमाइटोसिस का मतलब आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ उसमें रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियस वाली कंडीशन भी होती है, न्यूक्लियस एंड डिवाइडिंग फेज भी क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से वहाँ पर कौन सी कंडीशन आ जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। टैपेटम के आपको टाइप्स याद आ रहे होंगे, आपको एमीबॉयड याद आ रहा होगा। ठीक है, आपको सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर भी याद आ रहा होगा। क्लियर होगी बात। आपको याद हो रहा होगा कि उसमें एडवांस टाइप का कौन होता था, ग्लैंडुलर है सिक्रेटरी। ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी में टैपेटम जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहता था, इंटैक्ट रहता था। ठीक है, उसमें टैपेटम तुरंत डिजनरेट नहीं होता था, टैपेटम बहुत बाद में डिजनरेट होता था। टैपेटम इंटैक्ट रहते हुए भी स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या प्रोवाइड करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। लेकिन अविवाइड के केस में क्या था कि टैपेटम डिजनरेट होने के बाद ही क्या प्रोवाइड कर पाता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाता था। मिडिल लेयर भी एफिमेरल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, एक से ज़्यादा लेयर होती है, क्रस्ट पैरेन्काइमेटस की बनी होती है। वो सारे पॉइंट आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, मिडिल लेयर जो होती है वही फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और टैपेटम को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। एंडोथीसियम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसमें, एंथर के डायसेंस में। आपको उसकी रेडियल वॉल, इनर वॉल की फाइब्रस थिकनिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, आपको रेडियल वॉल में कैलोस का डिपोजिशन भी एंडोथीसियम में याद आ रहा होगा। रेडियली इलोंगेटेड सेल, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेल, ये भी याद आ रहा होगा। एपिडर्मिस यूनिसीरिएट है, ये भी याद आ रहा होगा। एपिडर्मिस नॉन आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन, वो भी आपको याद आ रहा होगा। टैपेटम की ओरिजिन डुअल टाइप की थी, सी टैपेटम एंड पी टैपेटम, वो भी आपको ध्यान आ रहा होगा। टैपेटम के अदर फंक्शन भी आपको याद आ रहे होंगे, कैलोस को रिलीज़ करे, सिक्रीट करेगा, साथ ही साथ क्या कहते हैं, कैलेज को सिक्रीट करेगा, जो कैलोस को डिजॉल्व करेगा, कैलेज को सिक्रीट करेगा, हार्मोन ऑक्सिन को सिक्रीट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रो उबीज बॉडी बनाएगा, फिर उबीज बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब पॉलन वॉल की फॉर्मेशन भी क्या करेगा, मदद करेगा। पॉलन किट जो कि येलो कलर का हुआ करता था, स्टिकी होता था, कैरोटिनाइड का बना होता था। ठीक है, तो पॉलन किट का भी सिक्रीशन कौन करता था, तो वो भी टैपेटम ही करता था। साथ ही साथ वो कुछ प्रोटीन को भी रिलीज़ करता था, जिसकी वजह मदद से पॉलिंग ग्रेन जो होते हैं वो कंपेटेबल पिस्टिल को क्या कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान आ रहा होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, फिर अगर आपको ध्यान हो कि हम लोगों ने देखा था ये जो एंथर है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, तो आपने एंथर प्राइमोर्डिया याद आ रहा होगा। उस एंथर प्राइमोर्डिया में आपको याद आ रहा होगा क्या था, एपिडर्मिस था। ठीक है, फिर उसके अंदर हाइपोडर्मिस था, फिर हाइपोडर्मिस के बाद मास ऑफ सेल था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर बीचों बीच क्या था, तो वहाँ पर बीचों बीच आपको याद है ना कि जैसे अगर हम लोग मैच्योर एंथर में देखें तो बीचों बीच हमको वैस्कुलर स्टैंड नज़र आता है, कनेक्टिव नज़र आता है। तो वैस्कुलर स्टैंड का प्रिमिटिव क्या हो जाएगा, प्रोकैम्बियम है, तो वहाँ पर प्रोकैम्बियम मौजूद था। फिर आपको याद था ना हाइपोडर्मिस की, तो हाइपोडर्मिस की कुछ सेल है। ठीक है, तो हर कॉर्नर में 4 से 5 सेल है हाइपोडर्मिस की। जैसे अगर हम 4 कॉर्नर ले लें तो 4 कोनल टेट्रागोनल साइड ले लें तो 4 कॉर्नर में, हर कॉर्नर में 4 से 5 हाइपोडर्मिस की सेल जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती थी आर्कीस्पोरियल सेल में। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। आर्कीस्पोरियल सेल से जो क्या कहते हैं, वो 4 से 5 लेयर की जो प्लेट बनती थी उसको आर्कीस्पोरियल इनिशियल कहते थे। उसको याद करो, पेरिक्लिनल डिवीजन होता था। पेरिक्लिनल डिवीजन से जो इनर बनता था वो स्पोरोजिनस थी, और जो आउटर बनता था वो पैराइटल थी। इनर स्पोरोजिनस से ही पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा, और जो आउटर पैराइटल है उसमें एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल से क्या बन जाते थे, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, टैपेटम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से उसका डेवलपमेंट भी याद आ गया होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें
आपने देखा था वो जो थीका होता है, तो थीका को सेपरेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, वहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल का खूब मतलब बताया, उसको लाइन ऑफ डेहिसेंस के साथ क्या किया था, कनेक्ट किया था, वो पॉइंट भी आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। फिर जब हमने सेक्शन कट किया था तो हमने आपसे कहा था जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है उसी का जब हम सेक्शन कट करेंगे तो वही हमको किस फॉर्म में नज़र आएगा, तो वही हमको स्टोमियम के पॉइंट में नज़र आएगा। स्टोमियम वो एरिया है जहाँ पर एंडोथीसियम जो एंडोथीसियम है उसमें किसी भी तरह की थिकनिंग मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो स्टोमियम वाला एरिया जो दबा हुआ आपको नज़र आता था वो एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का ही टीएस है, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको प्रूव किया। लाइन ऑफ डेसेंस इस तरह से अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल थी, तो लाइन ऑफ डेसेंस लॉन्गिट्यूडनल होने की वजह हमने आपको बताई, क्योंकि जो एंथर में जो पॉलन सैक है ना, तो वही पॉलन सैक भी कैसे ग्रो करता है, तो वो ट्रांसफ़र के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ भी करता है। उसकी डोमिनेटिंग ग्रोथ कैसी होती है, तो उसकी डोमिनेटिंग ग्रोथ कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल ही होती है। तो इंटायर लेंथ से इसका मतलब है कि एंथर लोब को फटना होगा, और इंटायर लेंथ से फटने के लिए लाइन ऑफ डेसेंस क्या होता है, रिक्वायर्ड। लाइन ऑफ डेसेंस को कैसा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो हमको टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन नज़र आती है, ठीक है। टेट्रास्पोरेंजिएट हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक भी कहते हैं। हम उसे माइक्रोस्पोरेंजियम तब तक कहेंगे जब तक उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर रहेगा, और जैसे ही मैच्योर हो जाएगा तो हम लोग उसे क्या कहने लग जाते थे, तो हम लोग उसे पॉलन सैक कहने लग जाते हैं। आपको होता है जब पॉलन सैक का फॉर्मेशन होता है, मैच्योर हो जाता है एंथर, तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, एक दूसरे से, एक ही लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी में आपको टेट्रा स्पोरेंजियम तो है, 4 स्पोरेंजियम है, तो मैच्योरिटी में हमें 4 पॉलन सैक नज़र आने चाहिए, लेकिन सही मायने में आपको 4 पॉलन सैक नज़र ना आके आपको कितने पॉलन सैक नज़र आएंगे, 2। तो माइक्रोस्पोरेंजियम तो हम 4 बताएंगे, ठीक है, लेकिन जब हमसे पॉलन सैक पूछा जाएगा तो इसका मतलब है माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक में कन्वर्ट हो चुका है। तब हमें कितना बताना होगा, तब हमें उसका आंसर कितना करना होगा, 2 करना होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों को प्रॉपर है ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज पोटेंशियल पॉलन, वो वाला पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनते थे, तब हम लोगों ने पढ़ा टेट्राड बनता था, क्योंकि कैलोस की मदद से क्या होते हैं, सब जुड़े होते हैं। कैलोस का सिक्रीशन मिडिल लेयर करता है, कैलेस का कौन करता है, टैपेटम करता है। फिर ये जो टेट्राड थे तो उसमें हम लोगों ने टेट्राहेड्रल टेट्राड देखा, आइसोबायलैटरल टेट्राड देखा, डेकुसेट देखा, टी शेप देखा, लीनियर देखा। उसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप का था वो कौन सा था, तो वो अपने आप में टेट्राहेड्रल टेट्राड था, ठीक है। और टेट्राहेड्रल टेट्राड जो होता है वो मोस्टली किस में होता है, डाइकॉट में है, वही मोस्ट कॉमन भी है। और आइसोबायलैटरल जो यूजुअली कहाँ मौजूद होगा, तो आइसोबायलैटरल यूजुअली कहाँ मौजूद होता है, मोनोकॉट में मौजूद होता है, ठीक है। बाकी डेकुसेट, टी शेप, लीनियर को बस आप ऐसे ही पढ़ना और उसको हटा देना, उसकी एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेट्राहेड्रल और आइसोबायलैटरल के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दोनों का जो सेल डिवीज़न का पैटर्न था वो वेरी करता है, ठीक है। सेल डिवीज़न के पैटर्न में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने आपको कहा था कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो 2 बार साइटोकाइनेसिस, 2 बार सक्सेसिव टाइप, ठीक है। और उसमें किसका फॉर्मेशन होता था, आइसोबायलैटरल का, तो सक्सेसिव टाइप आइसोबायलैटरल। और टेट्राहेड्रल में क्या हुआ था, तो 2 साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस, और फिर उसके बाद प्रॉपर क्या हो जाती थी, साइटोकाइनेसिस हो जाती थी। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते थे, ठीक है, फिर स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। स्पोर के फॉर्मेशन के बाद स्पोर का डेवलपमेंट किस में होगा, मेल गैमेटोफाइट में होगा। तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट जब मेल गैमेटोफाइट में होता है, तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट में 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो 60% केसेस में 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल होता है, ठीक है। तो आपको वो केस याद आ रहा होगा। तो जहाँ 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल होता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट 2 स्टेजेस में होगा, एक बिफोर पॉलिनेशन, एक आफ्टर पॉलिनेशन। और जहाँ 3 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल होता है तो इसका मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट एक ही स्टेज में हो जाएगा, बिफोर पॉलिनेशन, ठीक है। बिफोर पॉलिनेशन डेवलपमेंट को हम लोग प्रिकॉसियस डेवलपमेंट कहते थे, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते थे, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ हुआ करता था, कार्पेल में हुआ करता था, स्टिग्मा में होता था, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होता था, ठीक है। बिफोर पॉलिनेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर में एक माइटोसिस हो जाएगी, वेजिटेटिव जनरेटिव, लार्ज स्फेरिकल इरेगुलर न्यूक्लियस के साथ वेजिटेटिव है। और जनरेटिव कैसा था, स्मॉल था, स्पिंडल शेप था, ठीक है। और जनरेटिव स्मॉल स्पिंडल शेप था, वो लास्ट में क्या होता है, वेजिटेटिव के अंदर एंटर कर जाता था। तो इस वजह से जनरेटिव फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव। जनरेटिव आगे माइटोसिस करके क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, ठीक है। तो 2 सेल्ड स्टेज में वेजिटेटिव और जनरेटिव तो एंडोस्पोरिक हो जाएगा, और फिर जनरेटिव डिवाइड करके मेल गैमेट कहाँ बनाएगा, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब बनाएगा। लेकिन 3 सेल्ड स्टेज में तो प्रॉपर 3 सेल, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट, ये कहाँ पर आ जाएंगे, तो ये प्रॉपर वहाँ पर आ जाएंगे
कहाँ पर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो इस तरह के गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंसी को क्या करता है? इंडिकेट करता है। हमने आपसे कहा भी था जहाँ पर भी पॉलिन ग्रेन आएगा वहाँ पर डिपेंडेंसी आएगी, इंडिपेंडेंट टू वाटर आएगा। ये सारी बातों को हमने खूब अच्छे से क्या किया है? प्रूव किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलिन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है। पॉलिन ग्रेन के डिस्पर्सल का मतलब है मेल गैमेटोफाइट का डिस्पर्सल, मतलब स्पोर का डिस्पर्सल नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट प्लांट के अंदर रहते हुए ही हो रहा है। इसका मतलब डिपेंडेंट गैमेटोफाइट को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है। फिर जो पॉलिन ग्रेन बना था उसमें एक्साइन था, एंटाइन था, वो आज ही हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो उसकी जो एक्साइन थी वो कैसी थी? तो एक्साइन अगर हम लोगों को देखा था तो थिक था, रिजिड था, ऑर्नामेंटेड था। आज ही के लेक्चर में हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो थिक था, ऑर्नामेंटल था, रिजिड था। उसका जो ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन होता है वो सिग्निफिकेंट फीचर होता है टैक्सोनॉमी में, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में भी काम आ सकता है। क्लियर? ठीक है। फिर एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। कोई भी एसिड, टेम्परेचर, एल्कली उसको डिग्रेड नहीं कर पाता है। इस वजह से वो ईजिली क्या होता है? फॉसिलाइज्ड होता है। लेकिन जो एक्साइन होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कुछ प्लेसेस हैं जहाँ स्पोरोपोलिन डिपॉजिट नहीं है, उसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। उससे एंटाइन का कंटेंट बाहर आता है। किस फॉर्म में बाहर आता है? पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि सबसे पहले किसका न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में आ जाता है? वेजिटेटिव का न्यूक्लियस आ जाता है। वेजिटेटिव का न्यूक्लियस किस पोजीशन को एज्यूम करता है? तो उसकी टिप पोजीशन में, टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है वेजिटेटिव का न्यूक्लियस। ठीक है। फिर उसके पीछे किसका रहता है? जनरेटिव का रहता है। और जनरेटिव डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेते हैं। पॉलन ट्यूब का कंटेंट वापस क्या कहते हैं? ऊपर ना जा पाए तो वहाँ पर क्या बन जाता था? कैलोस प्लग बन जाता था। कैलोस के बारे में हमने आपको बहुत बताया कि कैलोस खुद अपने आप में क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। बहुत बार बॉटनी में आपको क्या मिलेगा? कैलोस मिलेगा। एनाटॉमी में भी हम लोगों को फ्लोएम में कैलोस पैड मिलता था। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिर अगर हम लोग बात करें एक्साइन के बाद एंटाइन, तो एंटाइन जो होता है वो अपने आप में थिन होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है। और एंटाइन जो होता है थिन इलास्टिक किससे बना होता है? पेक्टिन से और सेलुलोज से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेक्टोसेलुलोजिक कहते हैं। क्लियर? एंटाइन जो होता है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है। और एंटाइन का ही कंटेंट जो होता है वो पॉलन ट्यूब के फॉर्म में किसी भी जर्म पोर से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगर हम एक्साइन को और देखें तो एक्साइन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, काफ़ी थिक है, एक्टेक्साइन, एंडेक्साइन। ठीक है। और एक्टेक्साइन को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, टैक्टम में, बैकुलम में, फुट लेयर में। वो भी आपको ध्यान होगा। ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये स्फेरिकल 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो जो जर्म पोर होता है, तो जर्म पोर भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जर्म पोर अगर सर्कुलर है तो उसको हम सर्कुलर कहते हैं। ठीक है। यदि अगर वो लेंस शेप है तो उसको हम लोग कॉल्पस कहते हैं। और यदि वो ग्रुप बनाता है तो उसको हम लोग जर्मिनल फरो कहते हैं। जर्मिनल फरो यूजुअली मोनोकॉट में होता है। ठीक है। और कॉल्पस और जो पोरेट टाइप का जर्म पोर है, तो कॉल्पस और पोरेट टाइप का जो जर्म पोर है वो यूजुअली कहाँ होता है? वो यूजुअली आपका डाइकॉट में होता है। ठीक है। तो कॉल्पस एंड पोरेट, अच्छा ये ध्यान रखना, जहाँ पर सर्कुलर पोर होता है ना उसको पोरेट कहते हैं। तो अगर यहाँ पर आप लोग, आई थिंक शायद वहाँ पर पोरेट वर्ड नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये जहाँ पर सर्कुलर पोर होता है ना, तो ये जैसे कॉल्पस लिखा है तो ये सर्कुलर पोर है। तो इसको अगर हम कर दें तो ये कैसा पोर है? ये इसको ग्रीन से ही कर दें। ये कैसा पोर हो गया? सर्कुलर पोर। और जब सर्कुलर पोर होता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पोरेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जाकर क्या लिख लेना? तो यहाँ पर आप लोग सर्कुलर के साथ साथ क्या लिख लेना? पोरेट। तो हम लोग सर्कुलर पोर जब होता है ना उसको पोरेट कहते हैं। तो ये पोरेट टाइप का हो गया, ये कॉल्पेट टाइप का हो गया, और ये क्या हो गया? जर्मिनल फरो हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये दोनों डाइकॉट में होते हैं। ये यूजुअली किस में होता था? मोनोकॉट में होता था। ठीक है। ट्राइकॉल्पेट वाली कंडीशन आपको क्लियर होगी ना? तो ट्राइकॉल्पेट कहाँ पर होता है? मोनोकॉल्पेट कहाँ पर होता है? मोनोकॉल्पेट में मोनो आता है तो वो कहाँ होता है? मोनोकॉट में। और ट्राइकॉल्पेट कहाँ होता है? डाइकॉट में आता है। फिर आपने देखा ना पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है, ऑर्नामेंटेशन होता है, जर्म पोर होता है। ठीक है। तो ये सब अपने आप में सिग्निफिकेंट फीचर किसके होते हैं? टैक्सोनॉमी में। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहले हमने कैलोट्रोपिस की बात की। ठीक है। कैलोट्रोपिस में या ऑर्किडेसी फैमिली में हम लोगों ने देखा है कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलिनियम होते हैं। पॉलन ग्रेन एक दूसरे से चिपका रह जाता है ना। ठीक है। तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग पॉलिनियम कहते हैं। उस केस में हमने कहा जो डिस्पर्सल होता है वो पॉलन ग्रेन का ना होकर किसका डिस्पर्सल होगा? पॉलिनियम का डिस्पर्सल होगा। ठीक है।
ट्रांसलेटर ऑपरेटस, तो पोलिनियम किसको कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्क्लेपाइडेसी कैलेट्रोपिस में? ट्रांसलेटर ऑपरेटस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ट्रांसलेटर ऑपरेटस में क्या क्या आ रहा था? तो उसमें पोलिनियम भी आता है, फिर ट्रांसलेटर आर्म भी आता है, फिर अपने आप में स्टिकी पैड भी आता है जिसको हम लोग एडेसिव पैड कहते हैं, कार्पस्कुलम कहते हैं। तो ये सब किस में आता है? ये ट्रांसलेटर ऑपरेटस में आता है। ठीक है, कितने पोलिनिया होते हैं? तो ए पेयर ऑफ पोलिनिया होता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ और फीचर्स की, तो अगर हम लोग कंपाउंड पॉलिन ग्रेन को देखें तो ड्रोसेरा में भी था। अगर हम कंपाउंड पॉलिन ग्रेन को देखें तो मिमोसा में भी था। तो मिमोसा में जो था उसको हम लोग मैसुली को कहते थे। ठीक है, तो मैसुली में 64 to 68 पॉलिन ग्रेन जब स्टिक कर जाता था तो एक स्मॉल यूनिट बन जाती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे? मैसुली कहते हैं। पॉलीस्पोरी कंडीशन हम लोगों ने देखा है ना, तो पॉलीस्पोरी कंडीशन का क्या मतलब होता है? जब 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो पॉलिन मदर सेल से जब 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर बनेंगे तो पॉलिन ग्रेन भी क्या बनेगा? 4 से ज़्यादा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीस्पोरी। ऐसा कहाँ पर था? कुस्कुटा में था। ठीक है, बाकी ड्रोसेरा में और मिमोसा में भी ये कंडीशन होती है। सिप्रेसी के केस में हम लोगों ने क्या देखा था? सिप्रेसी के केस में हम लोगों ने देखा था एक पॉलिन मदर सेल से 4 पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन ना होकर कितने पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा? 1 का होगा। तो ऐसा हम लोगों ने कहाँ देखा है? ऐसा हम लोगों ने सिप्रेसी में देखा है। एरो एलर्जेंस तो सबको पता है, पार्थिनियम कैरेट घास कांग्रेस घास जो कि इंपोर्टेड वीट के साथ कंटामिनेंट के फॉर्म में आया था। उबिक्विटस इन अकरेंस, वो भी आप समझ गए, और उसने एलर्जी कॉज किया था, एरो एलर्जेंस। ठीक है, और इस वजह से हम लोग पॉलिन ग्रेन को ह्यूमन हेल्थ में क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। क्लियर? हे फीवर किसका पॉलिन ग्रेन कॉज करता है? एम्ब्रोसिया का पॉलिन ग्रेन कॉज करता है। कभी कभी पॉलिन ग्रेन जो होता है वो सीवियर एलर्जी कॉज कर देता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो जाता है, धीरे धीरे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये एलर्जेंस है। बाकी उसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी होता है, वो न्यूट्रिएंट से एनरिच होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट एनरिच होने की वजह से उसका टैबलेट या सिरप के फॉर्म में कंजप्शन होता है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट हम कह सकते हैं कि पॉलिन जो होता है आज की डेट में फूड सप्लीमेंट के तौर पर क्या होता है? इस्तेमाल होता है। पॉलिन कंजप्शन को क्लेम किया गया कि वो एथलीट और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। फिर अगर हम लोग पॉलिन वायबिलिटी की बात, नेमिक फिनोमेना देख लें तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड लाइक अगर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? नेमिक फिनोमेना कहते हैं। ऐसा हायसिंथस में ऑब्जर्व हुआ, नेमिक ने ऑब्जर्व किया था तो नेमिक फिनोमेना कहते हैं। पॉलिन ग्रेन की अगर हम लोग वायबिलिटी की बात करें तो पॉलिन ग्रेन जो होता है जितने पीरियड तक आफ्टर डेसेंस क्या रहता है? आफ्टर डिस्पर्सल वायबल रहता है, तो उसे हम लोग पॉलिन वायबिलिटी कहते हैं। ये जो पॉलिन वायबिलिटी का पीरियड होता है ये प्रिवेलिंग टेम्परेचर पर, मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो पॉलिन वायबिलिटी का पीरियड होता है ये फैमिली टू फैमिली क्या करता है? वेरी करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, तो यहाँ पर वायबिलिटी पीरियड कितना होता है? तो वो 4 मंथ्स, 1 महीने तक का रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम व्हीट और राइस की बात करें तो व्हीट एंड राइस के केस में पॉलिन वायबिलिटी 30 मिनट्स तक की होती है। ठीक है, तो ये पॉलिन की वायबिलिटी हो गई। फिर हमको लोग को पता है कि हम लोग पॉलिन ग्रेन को भी लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से स्टोर कर सकते हैं। और हम लोग पॉलिन ग्रेन को क्यों स्टोर करें? तो हम लोग पॉलिन ग्रेन को इस वजह से स्टोर करते हैं ताकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर हम लोग डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से जिस समय चाहे उस समय हम लोग क्या करा सकते हैं? पॉलिनेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पूरा क्या कहते हैं अब तक का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने रिवीजन भी करा दिया और आज का लेक्चर आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।